क्लास 11 के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 11 फिजिक्स ताबड़तोड़ रिवीजन। ये क्या लिखा गया है मेरे भाई? ये बात सही कहा जा रहा है इस वीडियो में कि आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे एनुअल एग्जाम हो, पूरे चैप्टर को इस वीडियो में निचोड़ा जाएगा। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 मतलब कहने का मतलब मेरे भाई ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचा दोगे आप लोग, ठीक है ना? तो क्लास 11 फिजिक्स ताबड़तोड़ रिवीजन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग परेशान होते हो कि अरे यार मूल राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जैसे पापा जी आप पर डिपेंड नहीं करते हैं। वे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना? पापा जी को बाइक लेके जाना होगा तो आपसे पूछेंगे नहीं ना, तुरंत दक 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 लेके चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मूल राशियां वे राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे कहते हैं मूल राशि। सात होते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। ठीक है मेरे भाई ना, यहाँ पे मुझे लिखना है लेकिन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? आप लोग समझदार हो क्योंकि आप लोग स्कूल में सब फेयर लिखे होंगे, यहाँ पर ताबड़तोड़ होगा रिवीजन, ठीक है ना? लंबाई, बोलो मेरे साथ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये क्या है? मूल राशि है। उसके बाद आता है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या है बेटा? बेटा जी, ओ पापा जी ने उत्पन्न किया, पापा जी के द्वारा जो उत्पन्न होता है। तो वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं, क्या मेरे भाई? वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। राइटिंग पर ध्यान मत देना, बस केवल समझो, भावनाओं को समझो, ठीक है ना? तो कहने का मतलब इन सातों को छोड़ के बाकी जो भी आएगा, जैसे आ गया क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल, अरे लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, लचऊ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है? पापा जी से पैदा हो रहा है। उसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ोगे, अगली हेडिंग आएगी क्लास 11 फिजिक्स में, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक बड़ा ही इजी है। मूल राशियों को मतलब पापा जी को व्यक्त करने के लिए, पापा जी को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम लोग यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसे कहते हैं मूल मात्रक। अच्छा, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं मूल मात्रक। जैसे लंबाई, लंबाई को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकेंड, ताप को मापने के लिए केल्विन, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर। समझ रहे हो ना? और पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडिला का प्रयोग करते हैं मेरे शेर जबाजों। गर्दा गर्दा मचेगा, पूरा देखना। उसके बाद उसी प्रकार सेम वही लाइन इस मात्रक का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना? उसके बाद आपके सर जी हाफ ईयरली एग्जाम में बोलेंगे कि बेटा दो पूरक मात्रकों के नाम बताओ, तो मेरा शेर जबाज बोलेगा दो पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है, रेडियन और स्टेरेडियन होता है मेरे भाई, रेडियन और स्टेरेडियन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, रेडियन कोण का मात्रक होता है, स्टेरेडियन जो होता है मेरे भाई घनकोण का मात्रक होता है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस केवल भावनाओं को समझो, याद करो, पढ़े होगे थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पर गरम मसाला जा रहा होगा मेरे भाई पूरा, ठीक है ना? अब देखिए, मतलब रेडियन और स्टेरेडियन वाला ये पढ़ लेना क्योंकि ये बार बार पेपर में आपके सर जी पूछते हैं। रेडियन कोण का मात्रक होता है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है, ठीक है ना? उसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को मिलेगा, ये सब तो हो जाएगा, इस पर छोटू छोटू सवाल आते हैं, ठीक है ना? हाँ, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष मेरे भाई पढ़ लेना। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? और प्रकाश वर्ष का बड़ा भाई है पारसेक। क्या है मेरे भाई? पारसेक। कहने का मतलब पढ़ लेना, ठीक है ना? प्रकाश वर्ष भी पेपर में पूछता है, ठीक है ना? पारसेक, ठीक है ना? पारस ए मतलब एक पारसेक बराबर कितना होता है? प्रकाश वर्ष। तो बोलोगे 3.24 ये प्रकाश वर्ष होता है। तो कहने का मतलब जो है मेरे भैया, ये चैप्टर 1 में 1 2 में यही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा त्रुटि, और त्रुटि में मेरे भाई बस केवल सवाल ही सवाल हैं।
आगे बढ़ोगे त्रुटि त्रुटि में बस केवल सवाल ही सवाल है। और इस टाइप के सवाल आते हैं, जैसे मान लो कह दिया कि कोई गोला गोली है, कोई गोला गोली है, उसके त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि आ रही है, तब उसके आयतन के मापन में त्रुटि कितनी होगी। तो देख भैया, गोले का आयतन क्या होगा बता भाई। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और ये v है ना, तो डेल्टा v बाई बी गुणे 100। ध्यान देना, मैक्सिमम त्रुटि के लिए देखो v है तो डेल्टा v बाई वी गुणे 100। इसका वीडियो बना होगा, देख लेना बाद में पूरा, ठीक है ना। अब देखो अंक का ये त्रुटि नहीं होता है मेरे भाई, इसको छोड़ दो, ये बचा आर क्यूब। अब पापा जी कहते हैं कि बेटा तू मेरे सिर पे चढ़ रहा है ना, एक दिन हमारे आगे ही उतरेगा। मतलब देखो ये जो आर क्यूब है, ये जो आर क्यूब है, ये 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर बाई आर गुणे 100। और इसका मान मेरे भाई दिया है 2%। रगड़ देंगे, एकदम रगड़ देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। इस टाइप पे सवाल आता है। उसके बाद इस टाइप पर भी सवाल आता है, ध्यान देना, ठीक है ना। यस इक्वल टू आपको दिया रहेगा ए क्यू बी स्क्वायर रूट में सी इंटू डी। मेरे भैया इस पर भी सवाल को पढ़ लेना, पेपर में आएगा बाबा। यहाँ पर ए बी सी डी के मापन में त्रुटि दिया रहेगा, बस केवल प्रसार करके गर्दा गर्दा मचाना होता है। डेल्टा यस बाई यस गुणे 100, ठीक है ना, इक्वल टू देखो ये ए क्यूब है ना, तो ये 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 प्लस गुणा हो या भाग हो मेरे भाई, प्लस करके मैक्सिमम में देखो बी स्क्वायर लिखा है तो 2 आगे आ जाएगा, हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी गुणे 100। और देखो ये नीचे है तो प्लस भी यहाँ प्लस ही होगा, लेकिन देखो रूट में है ना, तो रूट का मतलब क्या होता है जल्दी बोलो। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 आगे आ जाएगा, डेल्टा सी बाई सी गुणे 100 हो जाएगा मेरे भाई, और प्लस डेल्टा डी बाई डी गुणे 100, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो मान दिया रहेगा भर के लगा लेते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई पूरा वीडियो तुमको देखना है, क्लास 11 फिजिक्स में गर्दा मचाना है तो प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर के गर्दा गर्दा मचाइए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सब मान दिया रहेगा। अब देखो भाई ये पूरा लगेंगे बताना तो वीडियो ये लंबा हो जाएगा ना, मुझे ताबड़तोड़ बताना है, क्योंकि ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है एम के सर जी के द्वारा। जी लगाना मेरे भाई मत भूलना है, जी एम के सर जी, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सार्थक अंक कोटिमान। सार्थक अंक कोटिमान पर सवाल पढ़ लेना। जैसे मान लो 3.45 दिया है, तो जितना भी अंक होता है, जितना भी अंक होता है सब के सब सार्थक अंक होते हैं, सब के सब सार्थक अंक होते हैं मेरे भाई। इसमें 3 हो गया। अब मान लो देख भैया ये 3.45 था, यहाँ पर लग गया 0 0 0, तो अंकवा तो होगा ही, लेकिन इस जीरो की गिनती कब होगी, जब इसके आगे लगेगा जीरो, सॉरी अंक लगेगा कोई, जब यहाँ पे अंक रहेगा इस जीरो की गिनती होगी, और नहीं अंक रहेगा तो गिनती नहीं होगी। कहने का मतलब यहाँ पर 3 है, और यहीं पे मान लीजिए आ जाता 3.0030 मान लीजिए है, 345 ये तो होगा, ये तो होगा। इस जीरो की भी गिनती कर लेंगे क्योंकि आगे अंक है, तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा। 2 अंकों के बीच में बेचारा फंसा है जीरो, तो इस जीरो की भी गिनती होगी, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर 3.45 10 के पावर 7 है, तो इस 10 के घात से कोई मतलब नहीं है, मतलब यही तुम्हारा कहलाएगा सार्थक अंक। अंदर सारा मसाला है, हो जाएगा। पेपर में पूछता है कि एक कागज की मोटाई 2.4 मिमी है, तो इसका को ये सार्थक अंक कितना होगा मेरे भाई, जितना ये जो दिख रहा है उसी को कहेंगे सार्थक अंक। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हैं, मन करेगा तो घंटा घंटी भी दबा देंगे, ठीक है ना। लाइक वाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे। कोटिमान मेरे भाई, कोटिमान, कोटिमान 10 की घात की, देखो ऐसे वाला, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आ गया 2.45 10 के पावर 7 आ गया, तो कहा जाता है कि 10 के पावर में जो मसाला लिखा है वही कोटिमान होगा। लेकिन जरा ध्यान देना, यदि वैल्यू 3.16 से बड़ा या बराबर है तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे लल्ला, लेकिन यहाँ पर बड़ा नहीं है, इसलिए ये यही मान क्या होगा, कोटिमान होगा मेरे भाई। क्या होगा, यही मान कोटिमान होगा। समझ रहे हो ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ, स्कूल में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ। यहाँ पर अब देखिए मान लीजिए यही 3.45 होता, 10 के पावर 7 है, तो जो मेरे भाई 7 दिख रहा है ना, इसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये देखो मसाला 3.16 से बड़ा है। समझ रहे हो ना, मतलब ये पॉइंट यहाँ तक लगाते हैं। कोटिमान का वीडियो सब बना है देखो,
ठीक है ना, ये हो जाएगा। मान लीजिए यही मसाला होता 3.18 10 के पावर -8, तब मेरे भाई क्या करते, अरे यार ये तो जो है 3.16 से बड़ा है ना, हाँ हाँ, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे शेर जबाजो, गर्दा गर्दा मचाना है। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और आप लोगों को पूरे पूरे किताब का निचोड़ बताया जाएगा। बस रुक जाओ मेरे भाई, मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद मन करेगा तो संदिग्ध अंग भी पढ़ लेना। अब देखो बीमा वाला चैप्टर मेरे भाई, बीमा वाले चैप्टर में ससुरा जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही है। तो न्यूमेरिकल देखो 5 टाइप से होता है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बीमा ज्ञात करना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा निकालना है तो यह बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो इस जी का मसाला निकालना है तो ससुरा इस ये जी को यहीं पर रखो, ये हो जाएगा यफ इंटू आर स्क्वायर अपान में m1 m2 हो जाएगा। मसाला भरोगे तो लग जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये बीमा मैं लगूंगा बताने तो लंबा हो जाएगा। मतलब भैया मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइप 1 में बीमा निकालना होता है। श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी, दाब की बीमा क्या होगी, देख भाई तो ट्रिक बताया गया होगा, देखना जाकर के बीमा निकालना। कि बस आपको फार्मूला याद है, P बराबर यफ बाई ए, तो यफ का भरो बीमा, ए का भरो बीमा, गर्दा गर्दा मचा दोगी, ठीक है ना। टाइप 2 में ऐसे आएगा, यस बराबर ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी में आपको बताना है ए बी सी की बीमा क्या होगी, समझ रहे हो ना। इसका बीमा क्या होगा, तो यस बराबर ए टी स्क्वायर करते हैं, यस बराबर बी टी करते हैं, यस बराबर सी करते हैं। और इसी टाइप में एक सवाल और है, वांडर वाल्स गैस समीकरण मेरे भाई ऐसे दे देगा पेपर में, हाफ ईयरली एग्जाम में, और कहेगा मेरे लल्ला आप जरा बताओ ए और बी की बीमा क्या होगी। वीडियो बना है, जा करके जरूर देख लेना मेरे भाई। और एक आता है सत्यता की जांच करना, टाइप 3 में सत्यता की जांच करना, कह देगा कि टी बराबर 2 पाई एल बाई जी, समीकरण सही है या गलत, शुद्ध है या अशुद्ध। इसको यदि अशुद्ध है तो शुद्ध करो, करते क्या है दोनों पक्षों की बीमा लेते हैं, और यदि बराबर आ गया तो शुद्ध है, नहीं बराबर आया तो अशुद्ध है। और टाइप 4 में क्या होता है कि मान लीजिए अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करिए, तो इसको जो है हम लोग ऐसे लगाते हैं, टी याद करो, बस याद करो, क्या चुप साध रहा बलवाना, तुमको सब कुछ आ रहा है, स्कूल में पढ़े हो, रिवीजन करो। टी प्रपोर्शनल यल था तो यल के पावर ए जी के पावर बी, इसको हटाओगे तो के आएगा, यल के पावर ए जी के पावर बी, फिर दोनों पक्षों की बीमा लोगे, फिर ए बी का मान निकालोगे, फिर इसमें पुट करोगे तो आपका यहाँ पर ए का मान आएगा 1/2, बी का भी मान आएगा 1/2 मेरे भाई, तो आ जाएगा 2 पाई रूट में यल बाई जी, लगा लेना। मतलब समझ रहे हो ना कि आगे भी जाना है, तो ये है। उसके बाद एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 के पावर 5 डाइन, और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 के पावर 7 अर्ग होता है मेरे भाई। इसको भी बीमी विधि से देख लेना, पेपर में पूछेगा, गर्दा गर्दा कैसे मचाओगे। चल मेरे भाई, उसके बाद अब जब आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर आता है गति वाला, ठीक है ना। तो इसमें देखो भैया पहला हेडिंग आता है अदिश राशि सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि सदिश राशि किसे कहते हैं, वीडियो बना होगा। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो एग्जाम्पल में क्या दोगे, सातों भाई का नाम लिख, सॉरी जो मूल राशि जो थे ना, मूल राशि उसको लिख देना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ठीक है ना, ज्योति तीव्रता, सब हो गया मेरे भैया। एग्जाम्पल को देख के डरिए नहीं। उसके बाद दूरी है, दूरी को लिख दो, चाल को लिख दो, और यहाँ पर दाब को लिख दो, घनत्व को लिख दो, ये सब इंपॉर्टेंट है। वीडियो मेरे भाई यहाँ बना होगा, देख लेना, ठीक है ना। यम के सर जी का सपोर्ट नहीं करोगे, बताओ, हाँ ताबड़तोड़ किसके लिए हो रहा है, हाँ। चल मेरे भाई, वे राशियां, अब देखो आगे सदिश राशियों में वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए, बाबा रे बाबा, परिमाण भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसे राशियों को क्या बोलते हो, सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सदिश राशि बोलते हैं। पढ़े होगे तो आपको मजा आ रहा होगा, नहीं पढ़े होगे तो रिवीजन करो जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल में देना है तो दे दो, विस्थापन दे दो, वेग दे दो,
त्वरण दे दो भैया। ये सब क्या है, क्लास 11 फिजिक्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये सदिश राशि के एग्जाम्पल भी हैं। बल, बल मेरे भाई, संवेग, समझ रहे हो ना, सब एग्जाम्पल है। अब देखिए जब इसको जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मैं यहाँ पे सिलेबस देख रहा हूँ, ठीक है, हेडिंग, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए इसी में छोटे छोटे परिभाषाएं आएंगे कि दूरी किसे कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, दग 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 दग, किसी वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये अदिश राशि होता है, दूरी कभी जीरो नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, जा रहा है कि नहीं अंदर, हाँ मसाला। और विस्थापन में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और ये देखो दूरी अदिश है तो विस्थापन क्या है मेरे भाई, सदिश है। दूरी कभी जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो होता है क्योंकि जहां से चला है वहीं पर आ गया, तो विस्थापन जीरो होता है, मोतीचूर का लड्डू होता है। अंदर खेला है, बताएंगे। उसके बाद मेरे भाई चाल और वेग, चाल और वेग को भी जरा ध्यान देना, याद नहीं करना है फार्मूला। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय होता है, ठीक है ना। तो एकांक समय में, एकांक समय, देखो ये समय का मान क्या है, नीचे है ना, तो समय का मान एकांक कर दो। क्या कर दो मेरे भाई, एकांक कर दो। तो एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। हाँ? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या ऐसे बोल दो कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। वेग में क्या होगा मेरे भाई, विस्थापन अपान समय होता है ना, तो विस्थापन तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल अदिश है, वेग सदिश है, अंदर खेला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आता है त्वरण मेरे भाई। ये सब गति वाला चल रहा है। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हो मेरे भाई, त्वरण कहते हैं। संकेत ए होता है, सूत्र ए होता है, सूत्र ए बराबर होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। इसी को कहते हैं वी माइनस यू अपान टी कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। इसके बाद जो है, जब आप आगे बढ़ोगे तो गति का समीकरण आएगा मेरे भाई। गति का समीकरण में आपको तीनों v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस होता है। इसका जो है यहाँ पर निगमन भी करना होता है दो मेथड से, ठीक है ना। एक ग्राफ मेथड से होता है, और एक आप जो है देखो ऐसे भी होता है। जैसे मान लो हमको ये पहला वाला प्रूफ करना है, वीडियो बना होगा, तो हम कहेंगे हम जानते हैं ए बराबर होता है वी माइनस यू अपन टी होता है। भाई देखो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए टी। तो हमको निकालना है वी का मान, तो ये ससुरा उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी हो गया अलग। देख भाई कहने का मतलब सारा मसाला बना है, यहाँ पर रिवीजन करना है, हमको पहुँचना है, माता जी का बुलावा है, बहुत दूर जाना है, ठीक है ना मेरे भाई। इसका निगमन देख लेना, वीडियो बना होगा क्लास 11th में, ठीक है ना। अब देखिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये तो हो गया, अदिश सदिश हो गया मेरे भाई। हाँ अब देखो अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, ये देखो क्लास 11 फिजिक्स का गुंडा है। अदिश गुणनफल मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। अदिश गुणनफल मतलब तुम्हारा होता है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, ए बी कास थीटा होता है। और इसी का एक भाई है सदिश गुणनफल, तो ए सदिश गुणनफल, ठीक है ना। रुको बता रहे इसके बारे में बता रहा हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। जरा ध्यान देना मेरे भाई, ये वेक्टर में रहेगा, ये वेक्टर में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा जो है कैसे पढ़ोगे, देखिए तो इस यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो देखो, इसका मापांक ए हो गया, इसका मापांक बी हो गया, और बीच का कोण हो गया cos थीटा। तो दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल, देख भैया इसको डॉट भी कहते हैं, डॉट गुणनफल भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है, जिसका मान दोनों वेक्टरों के क्या मेरे भाई होगा, मापांकों के गुणनफल और बीच के बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अपनी भाषा में लिख लेना, ए बी का थीटा होता है, ठीक है ना। देख भाई इसके अंदर जाएंगे तो वीडियो देखने लंबा हो रहा है, ठीक है ना। अभी पहुंचना है आगे तक।
इसके बाद यहाँ पर ए बी साइन थीटा हो जाएगा, देख लेना अपने अपने किताब से, ठीक है ना, वीडियो सब बना है देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर वेक्टर आई डॉट वेक्टर ये आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान क्या होता है 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे आ गया, जे डॉट के आ गया, के डॉट आई आ गया, मोतीचूर का लड्डू होता है। काहे लड्डू होता है भैया? क्योंकि काश थीटा बराबर यहाँ पे थीटा का मान 90 हो जाता है, देखो ऐसे होता है ना, 90 होता है। ये सब सारा खेला है और इसमें क्या होता है कि आई क्रॉस आई रहेगा तब यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन आई क्रॉस जे होगा तो यहाँ पर के होता है। देखो आई जे है तो के, जे के है तो आई, ठीक है ना, के और आई है तो जे। कहने का मतलब खेला है, बताएंगे बाद में, ठीक है ना, वीडियो बना देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इस पर सवाल मेरे भाई क्लास 11 फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल जैसे ऐसे दे देगा कि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5 किया गया, ठीक है ना, 5k कैप रहेगा, और b का मान आ गया 2i माइनस 5j और 3 के आ गया मान लीजिए, ठीक है ना। कहेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, कभी कहेगा ए क्रॉस बी निकालिए, ठीक है ना, कभी कहेगा कि ए क्रॉस बी का मापांक कितना होगा, ठीक है ना, कभी कहेगा इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के सवाल पढ़ लेना, करना कुछ नहीं होता है। ये डॉट वाले में आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में होता है। देख भाई वीडियो बना है, प्लीज देख लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। चल भाई अब यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो अब देखो प्रक्षेप गति का भी वीडियो बन चुका है मेरे भाई। प्रक्षेप गति, ये वाला गति, ठीक है ना, जब किसी वस्तु को किसी वेग से, प्रारंभिक वेग u से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करते हैं तो जितने समय तक वह हवा में उड़ता है उस काल को उड्डयन काल कहते हैं। कौन सा काल? उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है ना। और तय की गई अधिकतम ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अंदर खेला है तोप की गति होती है, ठीक है ना, अंदर सारा खेला है। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप गति परवलयाकार होता है, ये भी पढ़ लेना मेरे भाई, वीडियो बना है देख लेना, ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में बार बार पूछेगा, तो क्या करोगे। अरे यार अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे वृत्ति गति आ रहा है। वृत्ति गति में अभिकेंद्र त्वरण पढ़ लेना मेरे भाई, और अभिकेंद्र बल पढ़ लेना उदाहरण सही। सर जी जरा बताइए तो क्या होता है। तो जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की ओर सेंटर की ओर एक त्वरण कार्य करता है, लगता है, और केंद्र की ओर लगने वाले इस त्वरण को ही अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। नहीं आया? जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्रवा की ओर, सेंटरवा की ओर एक बल कार्य करता, बल आ गए तो बल कार्य करेगा, तो इस केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहेंगे। लेकिन जब लगा देंगे त्वरण तो केंद्र की ओर लगने वाले इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। बात समझ रहे हो। फार्मूला मेरे भाई यहाँ पे लिख देना, ए बराबर होता है v² r होता है, या r ओमेगा स्क्वायर होता है। और इसमें जब घुसोगे तो f इक्वल टू यम ए होता है ना, तो यम हो जाएगा, और ये वाला मसाला v² r लिख देंगे, या यम r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन में। एग्जाम्पल दे देना, सौरमंडल में ग्रहों की गति, सारा खेला है मेरे भाई, ठीक है ना। एक डोरी में तुम पत्थर बांध दो, डोरी से बंधे हल्के पत्थर की गति अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। सारा खेला है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो भाई इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, ऐसा क्यों वाला, ठीक है ना। देखो भैया जब आगे बढ़ेंगे, देखो अब आ गया गति, न्यूटन के गति विषयक नियम मेरे भाई। तो न्यूटन के गति विषय बड़ा मजेदार है, रुक जाओ। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन ने गति के विषय में नियम दिया था, 3 नियम दिया था, जिसको न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु, बोल मेरे साथ, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। कब तक यार? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम को, इनर्शिया लॉ, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई सेकेंड नियम में, सेकेंड लॉ में थोड़ा सा जो है मसाला लिखना होता है। देखो यह प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा P/डेल्टा T, और ये निगमन करने के लिए भी आता है। क्या कहोगे
कि इस नियम के अनुसार देखो इसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन बोलते हैं। और देख भाई जहां पर नीचे टी आ जाए उसको दर बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर, बोलो, इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी दर पिंड पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो, देखो फिर सुनो, किसी ये संवेग परिवर्तन की जो दर होती है लगने वाले पिंड पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। इसको दिखा दोगे और तुमको प्रूफ करना होगा तो कहना सर जी ये जब हटेगा तो के आएगा और डेल्टा पी का मान होता है यम इंटू डेल्टा वी होता है और नीचे लिख देंगे डेल्टा टी। और यहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को क्या बोलते हो? त्वरण बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा यफ इक्वल टू के, यम तो था ही, ए आ गया और इस के का मान मेरे भाई 1 कर देना, नियतांक बोल देना, तो यफ इक्वल टू हो जाएगा यम ए। इस प्रकार निगमन भी हो गया। और आपके पेपर में मान लीजिए पूछ दिया कि सर जी बेटा बताओ कि यहाँ पर संवेग परिवर्तन की जो दर है बल के समानुपाती है, इसके द्वारा ये फार्मूला जो है सिद्ध करिए यफ इक्वल टू यम ए, ठीक है ना। तो यह कह देगा कि ये मतलब बल और संवेग परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित करिए, मतलब कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, ठीक है, या न्यूटन के द्वितीय नियम को सिद्ध करिए, कुछ भी। यही वाला मसाला लिखते हैं। तृतीय नियम, न्यूटन की गति विषय का तृतीय नियम। अच्छा देखो, जब एक वस्तु, इसको मान लो वन वस्तु, ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, देखो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी चोट लग गया, तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। तो पहले वस्तु द्वारा लगाए गए बल को एक्शन, आपने मारा ना, आपने उसको मारा ना, वो भी उसको मार, आपको भी मार दिया, रिएक्शन, ठीक है ना। तो पहले वस्तु द्वारा लगाए गए को एक्शन और दूसरे वस्तु द्वारा लगाए बल को रिएक्शन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो अंदर सारा मसाला है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद यहाँ पर हम देखो मिलेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। मिलेंगे पार्ट 2 में, वेट करना, अभी घर्षण वाला बताएंगे, अंदर सारा मसाला है, ठीक है ना। घंटा घंटी दबा देना मेरे भाई, आपको मिलेगा। अभी देखो बताने का बड़ी मन कर रहा है लेकिन कुछ हो रहा है उसमें, ठीक है ना, सेटिंग की प्रॉब्लम। तो फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो, रिवीजन कर लेना, मैं फिर आऊँगा पार्ट 2 में। बाय बाय, पढ़ते रहो।